लेट्स माइक कॉर्पोरेट दुनिया। लेट्स माइक कॉर्पोरेट दुनिया के साथ मैं प्रदक्षिणा। हम बात करेंगे बिजनेस की चालों की, मार्केट की धड़कनों और कंपनियों की उड़ानों की। कॉर्पोरेट दुनिया, बाजार का वो हर पहलू जिसे जानना जरूरी है। नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहाँ बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। कॉर्पोरेट दुनिया में आज हम बात करेंगे उस सेक्टर की जो भारत की परंपरा से भी जुड़ा है और निवेश की समझ से। जी हाँ, आज का विषय है भारत में सोने का कारोबार। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है? शादी हो या त्योहार, भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं, एक भावना है। लेकिन अब ये भावना बन गई है $1 बिलियन यानी करीब 84 अरब रुपए की इंडस्ट्री। तो आइए जानते हैं सोने के सुनहरे कारोबार की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं भारत में गोल्ड मार्केट के साइज और डिमांड की। भारत में हर साल करीब 800 से 900 टन सोने की खपत होती है। इसका करीब 70% हिस्सा ज्वेलरी में, 20% सिक्कों और बार्स में और बाकी निवेश के रूप में खरीदा जाता है। 2023 में भारत का सोने का बाजार लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का था और अनुमान है कि 2030 तक ये आंकड़ा 6.5 लाख करोड़ को पार कर सकता है। इसका बड़ा कारण है लोगों का सोने को सुरक्षित निवेश मानना। महंगाई हो, बाजार में उतार चढ़ाव हो, सोना एक भरोसेमंद संपत्ति बना रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत में सोने की मांग 800 टन से ज्यादा है। वहीं 1992 में ये 340 टन। देश के बदलते आर्थिक हालात, लोगों की बढ़ती आय और सांस्कृतिक मान्यताओं ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता बना दिया। भारत में सोना सिर्फ आभूषण के लिए नहीं, बल्कि एक मजबूत निवेश विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। शहरों से लेकर गांव तक लोग सोने को अपनी दौलत बढ़ाने का एक भरोसेमंद तरीका मानते हैं। यही वजह है कि भारत में सोने के सिक्कों और बिस्किट्स की मांग तेजी से बढ़ी है। 2024 में इस तरह के निवेश में भारत ने लगभग 239 टन सोना खरीदा, जो दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। अगर भारतीय रुपए में बात करें तो 2024 में सोने के सिक्कों और बिस्किट्स की मांग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ये 2023 के मुकाबले 60% ज्यादा है, जो दिखाता है कि भारत में सोने में निवेश करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही। पिछले कुछ वर्षों में भारत में गोल्ड ETF और इससे जुड़े अन्य फंड्स की ओर लोगों का झुकाव तेजी से बढ़ा है। गोल्ड ETF होल्डिंग्स का मतलब भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड और ट्रेड होने वाले विभिन्न गोल्ड ETF द्वारा रखे गए कुल सोने के भंडार से है। पिछले 5 वर्षों में गोल्ड ETF होल्डिंग्स 21 टन से बढ़कर 63 टन से ज्यादा हो गई है। ये दिखाता है कि भारत में लोग पारंपरिक तरीकों जैसे आभूषण या फिजिकल गोल्ड खरीदने के अलावा अब निवेश के लिए गोल्ड ETF जैसे डिजिटल माध्यमों को भी तेजी से अपना रहे हैं। अब जानते हैं कौन है गोल्ड बिजनेस के बड़े खिलाड़ी। भारत में सोने का कारोबार 2 हिस्सों में बटा है। एक तरफ है असंगठित क्षेत्र, यानी पारंपरिक सुनार और स्थानीय दुकानदार। दूसरी ओर है संगठित कॉर्पोरेट प्लेयर्स, जो गोल्ड को एक ब्रांड की तरह बेचते। इनमें सबसे बड़े नाम हैं तनिष्क, भरोसे और ब्रांड वैल्यू का पर्याय, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, देश और विदेश में रूट नेटवर्क, कल्याण ज्वेलर्स, साउथ से लेकर नॉर्थ तक विस्तार, PC ज्वेलर्स, टेनको गोल्ड, रिलायंस ज्वेल्स और कैरेटली। ये कंपनियां अब न सिर्फ गहने बेचती हैं, बल्कि फाइनेंसिंग, बाईबैक और डिजिटल गोल्ड जैसे ऑप्शंस भी देती। भारत में सोने के कारोबार की ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले कुछ प्रमुख कारण हैं। उपभोक्ताओं की आय में बढ़ोतरी, जिससे लोग अब ज्यादा खर्च कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स का विस्तार, जिससे शोरूम, मॉल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच आसान हो गई है। और हॉलमार्किंग अनिवार्यता, जिससे ग्राहकों में भरोसा बढ़ा है। डिजिटलीकरण की वजह से अब सोना खरीदना, बेचना और स्टोर करना पहले से कहीं आसान हो गया है। पिछले 5 वर्षों में इस इंडस्ट्री में सालाना 10 से 12% की दर से ग्रोथ देखी गई। भविष्य में सोने का कारोबार और अधिक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और इनोवेटिव होने वाला है। आइए जानते हैं आने वाले ट्रेंड्स। डिजिटल गोल्ड का चलन बढ़ रहा है। अब आप
₹100 से भी कम में मोबाइल ऐप पर सोना खरीद। प्लेटफॉर्म्स जैसे पेटीएम, फोन पे, ग्रो, सेफ गोल्ड और एनएमटीसी पीएएमपी इस सेगमेंट में तेजी से बढ़ रहे। एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर अब कंपनियां कस्टमर की पसंद के हिसाब से डिजाइन तैयार करें। ऑनलाइन ट्रायल, कस्टमाइज्ड ज्वेलरी और वर्चुअल स्टोर आम बात है। साथ ही सस्टेनेबिलिटी और रिसाइकल्ड गोल्ड से अब कई कंपनियां ग्रीन गोल्ड की ओर बढ़ रही हैं, जिसमें पुराने गहनों को रिसाइकिल कर नया बनाया जाता है। भारत अब गोल्ड ज्वेलरी का बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है, खासकर मिडिल ईस्ट, अमेरिका और यूरोप को। इस चमकती इंडस्ट्री के सामने कुछ मुश्किलें भी हैं, जैसे कि गोल्ड इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी। भारत का ज्यादातर सोना विदेश से आता है, जिससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। नकली और बिना हॉलमार्क वाले गहनों का चलन, डिजिटल गोल्ड को लेकर रेगुलेशन की कमी, अभी सेबी या आरबीआई का स्पष्ट नियम नहीं है। तो कुल मिलाकर भारत में सोने का कारोबार सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री बन चुका है, जहां इनोवेशन है, ब्रांड है, टेक्नोलॉजी है और निवेश का मौका भी। अगर आप इस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, चाहे बिजनेस के तौर पर या इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो ये एक तेजी से बढ़ता हुआ और भरोसेमंद बाजार है। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्रोडक्ट एक्सचेंज से सिक्कों तक, फिर व्यवस्था के तहत कारोबार, एक लंबा सफर तय किया है भारत ने। तो आज जानेंगे इस सफर के बारे में, आगाज से मौजूदा अंजाम तक, कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। आप सुन रहे थे कॉर्पोरेट दुनिया, जहां हम लाते हैं कारोबार की गहराई से जुड़ी रिपोर्ट्स आसान भाषा में। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और दिलचस्प सेक्टर की कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए कॉर्पोरेट दुनिया। लेट्स माइक के नए दर्शकों से गुजारिश है कि हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित कीजिए। लेट्स माइक कॉर्पोरेट दुनिया। आज लेट्स माइक पर चर्चा टाटा औद्योगिक घराने की। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित समूह है। इसके उत्पाद किसी न किसी रूप में दुनिया के 7 उपमहाद्वीपों में पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1868 में जमशेदजी नसरवान जी टाटा ने की थी। 1877 में उन्होंने मुंबई में पहली कपड़ा मिल खोली, जिससे समूह की नींव पड़ी। 1904 में मुंबई में ताजमहल होटल की स्थापना हुई, जो भारत का पहला वर्ल्ड क्लास लग्जरी होटल था। 1907 में टाटा स्टील्स ने भारत में पहली बार इस्पात का उत्पादन शुरू किया। 1910 में ऊर्जा के क्षेत्र में टाटा पावर अस्तित्व में आई। 1932 में बतौर पहली भारतीय एयरलाइन टाटा एयरलाइंस का आगाज हुआ। 1939 में नमक, उर्वरक और रसायन के क्षेत्र में टाटा केमिकल्स। 1945 में ऑटोमोबाइल और लोकोमोटिव्स में टेल्को, जो बाद में टाटा मोटर्स बनी। 1954 में एसी रेफ्रिजरेशन के क्षेत्र में वोल्टास। 1964 में चाय कॉफी ब्रांड्स की टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। 1968 में देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 1984 में घड़ियों और आभूषण के क्षेत्र में टाइटन। 1996 में दूरसंचार के क्षेत्र में टाटा टेली सर्विसेज। 2006 में डीटीएच सेवा प्रदाता टाटा स्काई। 2007 में डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र में सक्रिय टाटा एडवांस सिस्टम्स और रियल एस्टेट में टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और 2019 में ई कॉमर्स प्रदाता टाटा डिजिटल। यदि अधिग्रहण की बात करें तो टाटा ने सन 2000 में मशहूर ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली खरीदी। 2004 में सिंगापुर की स्टील कंपनी नेट स्टील। 2005 में थाईलैंड की मिलेनियम स्टील। 2006 में ब्रिटिश केमिकल कंपनी ब्रूनर मॉन्ड। 2007 में यूके और नीदरलैंड की स्टील कंपनी कोरस। 2008 में यूएस की मशहूर कार कंपनी फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर। 2008 में ही अमेरिका की सोडा ऐश कंपनी जनरल केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। 2011 में अमेरिकी चाय ब्रांड गुड अर्थ।
2021 में भारतीय ऑनलाइन किराना कंपनी पिक बास्केट और ऑनलाइन फार्मेसी और हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म 1mg और 2022 में भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया जैसे बड़े अधिग्रहण किए। इससे कंपनी की वैश्विक उपस्थिति और क्षमता तो बढ़ी ही, नए क्षेत्रों में प्रवेश करने का भी अवसर मिला। समूह का करीब 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट के पास है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टाटा की ही देन है। कुल मिलाकर टाटा समूह की आज 100 से अधिक कंपनियां हैं, इनमें से करीब 30 लिस्टेड हैं। इन्हें टाटा सन्स नियंत्रित करता है, जो टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। लिस्टेड कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। यदि टाटा समूह के कुल राजस्व की बात की जाए तो पिछले वित्त वर्ष तक ये आंकड़ा 13,778 अरब रुपए था। अब जरा यह भी जान लें कि किन हस्तियों की अगुवाई में टाटा समूह आगे बढ़ा। तो जाहिर है समूह के पहले अध्यक्ष थे संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा, जिन्हें भारत में औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। इनके बाद आए उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा। उनके नेतृत्व में समूह स्टील और बिजली क्षेत्र में आगे बढ़ा। इसके बाद गैर टाटा परिवार के पहले मुखिया बने नैरोजी सकलतवाला, जिन्होंने टाटा एयरलाइंस की नींव रखी। फिर समूह की कमान संभाली जेआरडी टाटा ने, जिन्हें सबसे प्रभावशाली अध्यक्ष माना जाता है। एयर इंडिया, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स और टीसीएस तक विस्तार कर उन्होंने टाटा को भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह बनाया। इसके बाद आते हैं रतन टाटा। इन्होंने समूह को अंतरराष्ट्रीय विस्तार दिया और भारत केंद्रित समूह से टाटा को वैश्विक ब्रांड बना दिया। रतन टाटा ने ही गैर टाटा परिवार के साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी चुना था। मिस्त्री ने डिजिटल और टेक्नोलॉजी फील्ड में निवेश तो बढ़ाया, लेकिन नेतृत्व पर विवाद भी हुआ और उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। फिलहाल टाटा सन्स के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन हैं, जिन्होंने टीसीएस को स्टैब्लिश किया था। वहीं 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया। वही टाटा ट्रस्ट जो टाटा सन्स में 60% हिस्सेदारी रखता है। तो कैसा लगा हमारा ये टाटा अंक, हमें जरूर बताइए। हमारा ऐप डाउनलोड करिए, हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको हमारी पेशकश पसंद आती है तो उसे आगे भी भेजिए। अगली कड़ी में फिर होगा कोई कॉर्पोरेट घराना, तो बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.